हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास के जो टॉपिक फर्स्ट पेपर के सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज अपनी दूसरी नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है मुगल काल में साहित्य कला एवं वास्तुकला का विकास। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको इसमें टॉप 75 प्रश्न है वो बताने वाला हूं और ये फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार है। दोस्तों, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुगल काल में साहित्य कला एवं वास्तुकला का विकास से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते थे? बताइए, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है मुख्य द्वार पर। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मेहराब है, ये जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर का जो अर्धमंडलाकार बनाया हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ये, ठीक है, मेहराब। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जोधाबाई महल स्थित है। बताइए दोस्तों, जोधाबाई महल कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी में है जोधाबाई का महल। तो यहां पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 3 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था। मुगल काल में चित्रकला का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? दोस्तों देखिए, मुगल काल में जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो दोस्तों जहांगीर के काल को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हुमायूं के काल में 2 चित्रकार थे जिनका नाम था मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली, और दूसरा था दोस्तों अब्दुस समद। ये 2 फारसी चित्रकारों ने अनेक चित्र बनाए थे मुगल काल में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हुमायूं के काल में प्रारंभ हुई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? निम्न में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हुमायूं का जो मकबरा है ये दोहरी गुंबद वाला ये मुगल काल का एक यानी कि पहला उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न हैं वो आपने बहुत कम पढ़े होंगे और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। शर्त यही है कि रोज़ाना मेरे साथ में चलना है और भी सब्जेक्ट की जल्दी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे रुद्रवीणा यानी कि वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, तानसेन है ये अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और नवरत्नों में से भी एक था, ठीक है। और दोस्तों, जो ये तानसेन है ये अकबर के दरबार में आने से पहले, तानसेन है ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, ठीक है। और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुद्रवीणा यानी कि वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था? कौन से किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया? देखिए, आगरा का किला, लाहौर का किला और इस्लामाबाद का किला, सॉरी इस्लामाबाद नहीं, इलाहाबाद का किला, ठीक है।
आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, इन तीनों किलों का जो निर्माण है वो दोस्तों सम्राट अकबर ने करवाया था। यहाँ पर जो दिल्ली का किला का निर्माण है ये अकबर ने नहीं, ये शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? तो बताइए कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अकबर ने नहीं बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए दीवाने आम, पंचमहल और दीवाने खास, ये तीनों महल है, ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीश महल है, ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, अकबरकालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? अकबरकालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का महल। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का महल, ये दोनों दोस्तों यानी कि इन भवनों की जो स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त 1 व 2 दोनों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिकंदरा में है दोस्तों अकबर का मकबरा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये सिकंदरा है, ये आगरा से 5 मील दूर स्थित सिकंदरा नामक गांव में स्थित है ये अकबर का मकबरा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एतमाद उद्दौला का मकबरा। एतमाद उद्दौला का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो मकबरा है ये नूरजहां ने यानी कि नूरजहां के जो पिताजी थे उनका नाम था दोस्तों ये एतमाद उद्दौला। ठीक है, और ये नूरजहां ने बनवाया था दोस्तों ये। ठीक है, अपने पिता की स्मृति में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों किसने बनवाया था ये एतमाद उद्दौला का मकबरा? अभी बताया मैंने आपको, नूरजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? बताइए ऐसा किसने कहा था? यानी कि ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा था कि भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। कौन सी इमारत के लिए उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है ताजमहल के लिए कहा था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, ये आज का जो अपना टॉपिक है ये कोई युद्ध से संबंधित नहीं है। मुगल काल में जो युद्ध बने थे, राजा कब कौन बना था, ये प्रश्न नहीं है। टॉपिक में दे रखा है मुगल काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास, ये है टॉपिक। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ मकबरा, मस्जिद या मीनार दे रखी है, दूसरी तरफ अपने को बताना है कि किसका मकबरा या किसकी या दोस्तों किसने उस मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों देखिए, सासाराम में मकबरा, सासाराम में किसका मकबरा है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी,
दोस्तों फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो दोस्तों आप सभी को पता है किसने की थी, अकबर ने की, अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने, ठीक है। और जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, और चार मीनार का जो निर्माण है वो दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4321। 4321 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? किसने कहा था ये कहा था दोस्तों किसने? तो ये पर्सी ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक तरफ स्मारक है दूसरी तरफ निर्माता है, यानी कि दोस्तों उस स्मारक का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है इसका जो निर्माता है वो दोस्तों कौन है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है इसके निर्माता हैं दोस्तों अकबर। कौन है? अकबर। मोती मस्जिद जो आगरा में है इसके निर्माता हैं दोस्तों शाहजहां। और एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है, इसका निर्माण दोस्तों नूरजहां ने करवाया था। यहाँ पर चारों ही सत्य हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है किशनगढ़ शैली को। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? बताइए, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना। और इसमें दोस्तों जो बयाना का खानवा का जो युद्ध है उसका भी दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, तुजु के बाबरी का लेखक कौन था? तुजु के बाबरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों ये खुद बाबर ही था, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों ये फारसी भाषा में लिखा गया, ठीक है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया अकबरनामा? तो ये अबुल फजल द्वारा ये फारसी भाषा में लिखा गया था। इसके 3 भाग हैं और इसका जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबरनामा का लेखक कौन था? अभी बताया मैंने, राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो दोस्तों किसकी लिखी किताब है? अबुल फजल की लिखी किताब है। आगे देखिए, अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं। अबुल फजल की रचनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों अकबरनामा तथा आईने अकबरी, अकबरनामा तथा आईने अकबरी दोस्तों राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबरकालीन नहीं है? कौन सा ग्रंथ अकबरकालीन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए बरनामा, ठीक है, तारीख बदायूनी और तबकात ए अकबरी, ये तीनों दोस्तों अकबरकालीन ग्रंथ है। ये देखिए बादशाहनामा, ये दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में ये ग्रंथ लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ये लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रज्मनामा फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है ये रज्मनामा? तो दोस्तों ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। तो ये किसका फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों ये पंचतंत्र का ये फारसी अनुवाद है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प इसमें गलत दे रखा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर
अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ लिखा, बिल्कुल सही है। बदायूनी ने आलमगीरनामा, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा ग्रंथ लिखा था, ठीक है। ये बदायूनी है, वो यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। बाबर के द्वारा तुजू के बाबरी, जहांगीर के द्वारा तुजू के जहांगीरी ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर गलत कौन सा है, 2 नंबर का, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा, यानी कि निम्न में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? बताइए कौन सा ग्रंथ है वो मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, देखिए, तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी, रकात ए आलमगिरी, ये तीनों मुगल बादशाहों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हुमायूं नामा है, ये यानी कि हुमायूं नामा ग्रंथ की जो रचना है, ये गुलबदन बेगम ने की थी, और ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और अकबर के काल में इसकी रचना है वो की गई थी फारसी भाषा में, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा? अभी बताया, हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखा। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। देखिए, एक तरफ है पुस्तकों के नाम है और दूसरी तरफ लेखक है, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, वो है कलीम फरिश्ता, मोहम्मद कलीम फरिश्ता, तो ये इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही ग्रंथ के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। देखिए, मुंतखब उत त्वारिख, इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। और अकबरनामा के तो दोस्तों आप सभी को पता है अबुल फजल है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है 4 3 2 1, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, 4 3 2 1। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईने अकबरी का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ये प्रश्न दूसरी तीसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मुतखब उत त्वारिख पुस्तक के लेखक का नाम है, अभी बताया था अब्दुल कादिर बदायूनी, सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वाक्यात ए बाबरी हैं, बताइए दोस्तों, वाक्यात ए बाबरी है तो दोस्तों क्या है ये दोस्तों बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, वाक्यात ए बाबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर तुजू के बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थी, तुजू के बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बाबर की। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाबर की। आगे देखिए, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? बताइए, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें पंचतंत्र का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंचतंत्र का। आगे देखिए, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ख्वाजा निजामुद्दीन ने की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ख्वाजा निजामुद्दीन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए देहली का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए देहली का लेखक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गुलाम हुसैन तबातबाई, गुलाम हुसैन तबातबाई। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया। मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया तो ये फारसी में लिखा गया था दोस्तों, क्योंकि ये फारसी है, ये मुगलों की राजभाषा थी। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह की रचना नहीं है? बताइए कौन सा ग्रंथ है वो दारा सिकोह की रचना नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिर ए अकबर, मजमा अल बहरीन, समुद्र संगम, ये तीनों ग्रंथ है, ये दोस्तों दारा सिकोह के द्वारा इनकी रचना की गई थी। दाराबनामा ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, ये
दारा सिकों की रचना नहीं है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिर ए अकबर। ठीक है, सिर ए अकबर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दारा सिकों के प्रश्य में किस संस्कृत कृषि का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? बताइए किस संस्कृत कृति है ये। ठीक है, दारा सिकों के प्रश्य में किस संस्कृत कृति का फारसी में अनुवाद नहीं हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है भगवत पुराण का दोस्तों फारसी में अनुवाद है, ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। भगवत पुराण का नहीं हुआ था, भगवत गीता का हुआ था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दारा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दारा। आगे देखिए दारा सिको। ठीक है, आगे देखिए, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? अभी बताया था दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है उपनिषदों की। ठीक है, और देखिए ऑप्शन में दारा सिको नहीं दे रखा है, और पहले भी दोस्तों ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है वो किया जा चुका था। ठीक है, और उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दारा के शासनकाल में भी किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है, ऑप्शन में या तो दारा आएगा या शाहजहाँ आएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, मजम उल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों, बताइए। मजम उल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम है तो वो नाम है दोस्तों दारा सिको। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तरफ पुस्तक दे रखी है, ठीक है, दूसरी तरफ लेखक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खुलासत उल त्वारीख खुलासत उत त्वारीख ग्रंथ के लेखक है सुजान राय। ठीक है, लुब उत त्वारीख के लेखक है वो है राय बिंद्रा, और फुतुहात ए आलमगिरी के रचनाकार हैं दोस्तों ईश्वरदास नागर, और नुक्सा ए दिल खुशा के लेखक हैं वो है भीमसेन ब्रहानपुरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है फुतुहाते आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ये ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये ईश्वरदास के द्वारा लिखा गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ईश्वरदास के द्वारा ये लिखा गया था। आगे देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में नस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था दोस्तों किसने? तो ये भीमसेन ने लिखा था। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भीमसेन। आगे देखिए, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उर्दू। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। आगे देखिए, मुगल काल में निम्न में से कौन सा हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ग्वालियर। क्या सही है? नहीं, नदिया था। ठीक है, मुगल काल में निम्न में से हिंदू शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था दोस्तों नदियाँ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है। मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य कथन है वो कौन सा है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए फर्स्ट ग्रेड में ये 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए स्त्री शिक्षा को पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया जाता था। ठीक है, पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया जाता था, बिल्कुल सही है। देखिए स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित किए गए थे, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए इसमें धनाढ़ वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर का गलत है कि अलग विद्यालय स्थापित नहीं थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि अलग स्थापित थे लेकिन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दे रखा है, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस में है। तो दोस्तों ये प्रस्तुतिकरण है, ये एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, ठीक है, उसमें पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया था। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। सीरी कलम की जो उपाधि अकबर द्वारा दोस्तों ये दी गई थी, तो ये किसे दी गई थी, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अब्दुस समद को दी गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अब्दुस समद को दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए मीर सैयद अली व अब्दुस समद किनके दरबार में चित्रकार थे। मीर सैयद अली व अब्दुस समद किनके दरबार में चित्रकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हुमायूं व अकबर के दरबार में ये चित्रकार थे। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था, तो वो कौन था, राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रकवि। कौन था, चक्रकवि। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चक्रकवि। ठीक है, आगे देखिए ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था, तो वो कौन था, उसका नाम है दोस्तों अब्द अल हक अमानत खान सिराजी, ये नाम था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में। यहाँ पर देखिए गुलबदन क्या है दोस्तों, गुलबदन क्या है, तो दोस्तों ये कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है गुलबदन। ठीक है, और एक गुलबदन बेगम भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर के काल में थी दोस्तों। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, और ये भी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था। आगे देखिए मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हुमायूं के मकबरे में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे में। आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ इसमें क्या है, ग्रंथ है। यहाँ पर देखिए बदायूनी का ग्रंथ है दोस्तों मुंतखब उल त्वारिख, और मोतबिद खान का ग्रंथ है इकबाल नामा जहांगीरी। लाहौरी का ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पे बादशाह नामा, और अहमद यादगार का ग्रंथ है दोस्तों तारीख शाही। ठीक है, सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। एबसद इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों सही है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नाद उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नाद उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अब्बुल हसन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब्बुल हसन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हुमायूं व खान ए खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था। हुमायूं व खान ए खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था, तो वो कौन था। राइट आंसर हो जाएगा वो है उस्ताद अहमद। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में रचित ग्रंथ गंगा लहरी के लेखक कौन थे? गंगा लहरी के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ थे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंडित जगन्नाथ। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है। ठीक है, देखिए आलमगीर नामा इस ग्रंथ के लेखक हैं, वो है दोस्तों मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन दोस्तों चंद्रभान ब्राह्मण, और इकबाल नामा जहांगीरी तो दोस्तों मुअत्तमद खां। ये सारे के सारे से ही सुमेलित है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर तो देना था, लेकिन मैंने कूट भाषा के ऑप्शन है वो डाले नहीं, सारे से ही सुमेलित है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर महजर नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि निर्णायक की भूमिका ग्रहण की थी, निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये मुतकबा उत त्वारिक ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चित्रकार का नाम जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की वह था, बताइए। तो दोस्तों वो था मंसूर। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मंसूर। आगे देखिए, कौन सा चित्रकार जहांगीर के दूत खान आलम के साथ पर्शिया गया था, यानी कि ईरान या फारस गया था? कौन सा चित्रकार जहांगीर के दूत खान आलम के साथ पर्शिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना, इसमें कौन गया था? वो गया था बिशनदास। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किस शासक के शासनकाल में किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किस शासक के शासनकाल में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अकबर के शासनकाल में किया गया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल जहांगीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन मुगल जहांगीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा जा चुका है, बताइए मुगल जहांगीर प्रणाली का लक्षण कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी, बिल्कुल सही है। औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी बना दी गई, ये गलत हो जाएगा। देखिए जागीरें स्थायी नहीं, बार बार हस्तांतरित की जाती थी। अब यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन है वो एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। बाकी इसमें और दोनों है, तीसरा और चौथा ये भी इसमें सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, मुगल काल में परवंचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल काल में परवंचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र बिल्कुल सही है। इस पर राजकीय मोहर की जरूरत नहीं होती थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। मुगल वंश में आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए परवंचा जारी नहीं किए जाते थे, ये गलत हो जाएगा, परवंचा जारी किए जाते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1, 2, 3 ये तीनों सही है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें और गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृतांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया? बताइए, सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है अखबार उल अखियार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस शहजादे या अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई? शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई, बताइए किस शहजादे के ये पुस्तकालय में करवाई गई थी? ठीक है,
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। राइट आंसर हो जाएगा वो है शेख अब्दुल कुदुस गंगोही, शेख अब्दुल कुदुस गंगोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आकर्षित किया था बाबर का ध्यान। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये निजामुद्दीन अहमद के अनुसार, निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे 1592 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था। सही उत्तर हो जाएगा मीर मुसविर और सैयद अली। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। कौन से कथन इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हुंडियों का प्रयोग बहु प्रचलित था, यह भी बिल्कुल सही है। बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति का जोखिम बहुत ज़्यादा बना रहता था। ये इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत दे रखा है। ठीक है, बीमा प्रणाली भी थी। आगे देखिए, इसमें सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम वाला बना देती थी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 इसमें सत्य है, बाकी तीसरा इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रमानुसार रखे। तो दोस्तों कालक्रमानुसार रखते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विजय बंगाल की हुई थी, बंगाल में विजय। उसके बाद में विजय हुई थी दोस्तों काबुल में। ठीक है, उसके बाद में हुई थी दोस्तों सिंध में, ये तीसरे नंबर पर। उसके बाद में खानदेश में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2 यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने ये जो टॉपिक करवाया है ये मुगल काल में साहित्य कला एवं वास्तुकला से संबंधित ये टॉपिक था और इस टॉपिक से संबंधित ये 75 प्रश्न करवाए हैं। कल अपनी तीसरे नंबर की क्लास आएगी और उस टॉपिक का नाम होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। रोजाना मेरे साथ में चलना है। पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक कर दीजिए। आराध्य रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।